हेलो नीट एस्पायरेंट, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। यदि आप इस लेक्चर को पूरा देखते हो तो 3 to 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में से देखने को मिलेंगे। मैं गौरव राठौर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अकेडेक्सल पर, जहां पे आपको बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन फैकल्टी प्रोवाइड की जाएगी। हम आपको प्रारंभ सीरीज में बायोलॉजी के लेक्चर, केमिस्ट्री के लेक्चर, फिजिक्स के लेक्चर नीट के लिए प्रोवाइड कर रहे थे। अभी तक बायोलॉजी आपको केआर के सर ने और दीपाली मैम ने पढ़ाई है। अब मैं आपको बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी वाला पार्ट में पढ़ाने वाला हूं और हम एनसीईआरटी के एक एक लाइन को अच्छे से समझने वाले हैं। और जो समझेंगे ना, रटेंगे नहीं, समझेंगे। एग्जाम बेस्ड, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं, यानी कि जिन क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है, जिन टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, उसे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मैं आपके लिए साथ ही एनालिसिस करके आया हूं, बताऊंगा अभी आगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट होता है। तो जो टॉपिक बार बार रिपीट होता है ना, तो उसे अच्छे से समझेंगे। बातें समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट नहीं? स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कोर्स ऑफ द डे। फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माय डिटरमिनेशन फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माय डिटरमिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रांग इनफ। फेलियर कभी भी ओवरटेक नहीं करेगी, फेलियर कभी भी मुझ पे हावी नहीं होगी यदि मेरा दृढ़ निश्चय पक्का है सक्सेस होने का। मेरा दृढ़ निश्चय पक्का है सक्सेस होने का, तो कभी भी फेलियर मुझे हार्ट नहीं करेगी, मुझ पे हावी नहीं होगी। इतनी बातें समझ में आ रही है? तो बच्चों बिल्कुल मोटिवेटेड रहो, मचाएंगे साथ में मिलकर, मुझे पता है आप अच्छा करोगे। देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं प्रारंभ सीरीज में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के लेक्चर नंबर 1 के बारे में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, यानी कि शैक्षणिक उद्देश्य। यदि आप इस लेक्चर को पूरा पढ़ लेते हैं तो ये शैक्षणिक उद्देश्य आपको पूरे प्राप्त हो जाएंगे। पहला शैक्षणिक उद्देश्य या लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज ओल्ड एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। साथ ही हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल को भी समझने वाले हैं। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स हम यूज में लेते हैं? टूल्स मतलब औजार। प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में कि डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी प्रोसेस इंक्लूड हैं। फिर हम बात करेंगे बायोरिएक्टर एंड डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के बारे में। बायोरिएक्टर, फिर हम बात करेंगे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के बारे में, और फिर हम एंड में बात करेंगे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलें आगे स्टार्ट करें। चलिए, यह रहा एनालिसिस। आपके लिए एनालिसिस करके आया हूं। देखिएगा, 2024 नीट कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्वेश्चन आए हैं। 2023 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्वेश्चन आए हैं। 2022 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्वेश्चन आए हैं। 21 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्वेश्चन आए हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करके जाना। पत्ता 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 पत्ता, रिपीट रिपीट रिपीट, हर बार रिपीट हो रहा है तो पढ़ लो ना यार, इसको क्यों छोड़ के जा रहे हो? इधर देखो स्टार मार्क वाले, जहां जहां पे स्टार मार्क है, क्लोनिंग वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर हर साल रिपीट हो रहा है। पिछले 4 या 5 सालों का एनालिसिस करके आया हूं आपके लिए, आप देखो एक बार। ठीक है, हर्ट वाले देखो, हर्ट यानी कि PBR 322 PBR 322, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है। आगे बात करें, आप ध्यान से देखो, फ्लैग वाले क्वेश्चन, झंडे वाले क्वेश्चन, इधर देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पीसीआर आया है, देखो ऑप्शन वाले देखो, पीसीआर वहां पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अच्छे से करके जाना है। ठीक है, PBR 322 यहाँ पे भी आया है, PBR 322 यहाँ पे भी आया है। तो बच्चों, ये एक आपके लिए डीप एनालिसिस है। आपको PBR 322 अच्छे से करना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अच्छे से करना है। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अच्छे से करना है। पढ़ना तो पूरा है, लेकिन इन पे स्पेशल ध्यान देना है। स्टार्ट करें। देखिएगा, आप ये भी जानते हैं, नहीं जानते तो सुन लो। हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? हम आपके लिए नीट नॉकआउट सीरीज लेकर आए हैं। नीट नॉकआउट सीरीज में हमने क्या किया है? हर सब्जेक्ट को 6 यूनिट में डिवाइड किया है। कितने यूनिट में? 6 यूनिट में। ठीक है, यानी कि हर टीचर के 6 लेक्चर होने वाले हैं, और इस 6 लेक्चर में, हर लेक्चर में हमने 3 to 4 चैप्टर इंक्लूड किए हैं। ठीक है, हम बात करें जूलॉजी के चैप्टर कितने 11-12 में 16 है, तो हमने क्या किया है? लगभग 2 से 3 लेक्चर या चैप्टर हमने इंक्लूड किए हैं हर लेक्चर के अंदर, और इसमें हमने 90 क्वेश्चन रखे हैं, यानी कि इच चैप्टर के 30 क्वेश्चन। और वो ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे,
इस टाइप से एनालिसिस करके पेपर बनाया जाएगा और आपको यूट्यूब पे लाइव सोलो करवाया जाएगा। समझ रहे हो बातें? लाइव सोलो करवाया जाएगा। तो बच्चों क्या करना है, आपको नीट नॉकआउट सीरीज को ज्वाइन करना है। ठीक है, 24 पावर पैक्ड लेक्चर, 6 लेक्चर पर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड 90 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन इन इस लेक्चर। और हम आपको 90 ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं हर लेक्चर के अंदर जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करें। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को अच्छे से समझेंगे। इधर देखो, ध्यान से देखना। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। चलो ये छोड़ो, बायोटेक्नोलॉजी को मैं समझाता हूं। तुमने कभी दूध से दही बनते देखा है? हाँ सर, बायोटेक्नोलॉजी है। क्या बात कर रहे हो? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते थे, या तो किसी एंजाइम का यूज करते थे या किसी ऑर्गेनिज्म का यूज करते थे नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से हम क्या करते हैं, दूध से दही बनाते हैं। यस की नो? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है, न्यू बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है कि पूरे ऑर्गेनिज्म का यूज मत करो, ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलने वाली जीन का यूज करो, ऑर्गेनिज्म के मिलने वाली उस चीज का यूज करो जिससे प्रोटीन बनता है। जीन एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन एंजाइम बनाता है, और एंजाइम ही तो फिजियोलॉजिकल एंजाइम ही तो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजेस लाता है। इसका मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म का यूज ना करो। कितनी बातें समझ में आ रही है? ठीक है। आईवीएफ का नाम सुना है? हाँ सर सुना है। क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने सुना है? क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। कोरोना की वैक्सीन? हाँ सर सुना है। क्या है? बायोटेक्नोलॉजी का ही तो प्रोडक्ट है। बायो प्लस टेक्नोलॉजी, बायो मतलब लिविंग के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। इतनी बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल बेसिक से बताते हुए चलूंगा, कंफ्यूजन नहीं रखना है। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। और यह प्रोसेसेस ह्यूमन के लिए यूजफुल भी होनी चाहिए। इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन, दूध का बनना, दारू का बनना और ब्रेड का बनना क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के परिणाम है। विच आर ऑल माइक्रो मेडिटेड प्रोसेसेस कुड आल्सो बी थॉट एज ए फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। However, it is used in a restricted sense today to refer to such of those processes which use genetically modified organisms to achieve the same on the large scale. ठीक है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के लिए हम क्या रेस्ट्रिक्टेड सेंस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं बार बायोटेक्नोलॉजी का यूज सेल्फ हित के लिए, यानी कि खुद के लिए हित के लिए, या खुद के सेल्फिश होकर अगर हम ह्यूमन इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो यह इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक हो सकता है। एवेंजर मूवी देखिए? हाँ सर देखिए। म्यूटेंट देखें? हाँ सर देखें। क्रिस 3 देखिए। उसमें आपने देखा है लिजार्ड, आधा धड़ तो किसका होता है? लिजार्ड का। आधा धड़ किसका होता है? फीमेल का। तो यह क्या है? बायोटेक्नोलॉजी का। म्यूटेंट देखें एवेंजर में? हाँ, वह किससे बनते हैं? बायोटेक्नोलॉजी से। गलत जीन को गलत जीन के साथ जोड़ दोगे तो चेंजेस आ जाएंगे ना। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक ही हमें यूज करना है इनका। To refer to such of those processes which use genetically modified organisms to achieve the same on the larger scale. Further, many other processes techniques are also included under biotechnology. For example, in vitro fertilization, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? स्पर्म और ओवम को टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करवाते हैं, इन विट्रो। ठीक है, leading to a test tube baby, synthesizing a gene and using it. ठीक है, उससे हम जीन को सिंथेसाइज करते हैं, फिर उसे यूज करते हैं। डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग डीएनए, डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन। ठीक है, एक वैक्सीन को बनाना या फिर किसी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, जीन थेरेपी कहते हैं जिसे, वह भी बायोटेक्नोलॉजी है। इतनी बातें समझ में आ रही है? ओके, आगे चलते हैं। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्वेश्चन आ सकता है स्टार मार्क। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है? The European Federation of Biotechnology has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology. ठीक है, ट्रेडिशनल व्यू में बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या था कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का यूज करो, उसके एंजाइम का यूज करो और नया प्रोडक्ट बनाओ।
लेकिन नई बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है, नेचुरल साइंस को इंक्लूड करो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। इधर देखो, ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या डेफिनेशन देती है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स thereof एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। किसका यूज करो, नेचुरल साइंस का यूज करो एंड ऑर्गेनिज्म का यूज करो, किसके साथ, ऑर्गेनिज्म की सेल्स, ठीक है, नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन करो, जोड़ो नेचुरल साइंस को ऑर्गेनिज्म के साथ, सेल्स के साथ, उनके पार्ट के साथ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग के साथ। मॉलिक्यूलर एनालॉग मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनका फंक्शन सेम हो, एनालॉग पता ही आपको, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस, फॉर बेहतर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। क्वेश्चन आ सकता है, एज इट इज लाइन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो, अमंग मेनी द टू कोर टेक्निक दैट इनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मेनली किन किन के बारे में बात करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड बात करेंगे हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या बात करेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, डिफेक्ट जीन को करेक्ट करते हैं, जीन के अंदर छेड़छाड़ करते हैं। इधर सुनिएगा, ठीक है, जो भी सेल्स का केमिकल कंपाउंड होता है उसको हम अल्टर करते हैं फॉर द बेहतर प्रोडक्ट, ठीक है। टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए एंड आरएनए। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, जो भी केमिकल होते हैं, जो भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि डीएनए आरएनए में हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। और एक होता है आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कहाँ पे, ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे कंटामिनेटेड फ्री, यानी कि जहाँ पे किसी भी प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया नहीं है, ताकि हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है। फिर से सुनो, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हम कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि हमें बेहतर प्रोडक्ट मिल सके। यदि आप कंटामिनेटेड एरिया में एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहाँ पे आपके वायरस भी प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होंगे, जिससे आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। यही बातें यहाँ पे बताई गई है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहती है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट। ऐसे इन्वायरमेंट को मेंटेन करो जो कि आपके माइक्रोबियल कंटामिनेटेड फ्री है। एम्बियंस in chemical engineering process to enable growth of only the desirable microbe, ताकि हम desirable microbe या product को ही प्राप्त कर सकें। या eukaryotic cells in large quantity for the manufacture of biotechnology product like antibiotic, vaccine and enzyme। ठीक है, मैंने आपको अपनी देसी लैंग्वेज में समझा दिया। क्या समझा दिया कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ये बात करती है कि हमें कंटामिनेटेड फ्री एरिया में हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं, रिसर्च करनी है, ठीक है, ताकि हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट को प्राप्त हो सके, जिसे हम लार्ज स्केल पे बना सके और उनका उत्पादन का उपयोग कर सके। कितनी बातें समझ में आ रही है। कंटामिनेटेड एरिया में आपने एक्सपेरिमेंट कर दिए, ठीक है, बायो प्रोसेसिंग कर दी, क्या होगा, आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, उनमें अशुद्धियां होगी, इम्प्योरिटी होगी। आगे बात करते हैं। लेट अस नाउ understand the conceptual development of the principle of genetic engineering. You probably appreciate the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction. हाँ करते हैं, क्योंकि sexual reproduction से variation आते हैं। The former provide opportunity for variation and formulation of unique combination of genetic setup, some of which may be beneficial to the organism as well as population. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, वेरिएशन नहीं आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। क्यों? क्योंकि उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल पेरेंट से ही आपका नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ऑफस्प्रिंग बन जाती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म से जेनेटिक मटेरियल आया, ओवम से जेनेटिक मटेरियल आया, दोनों कंबाइन हुए जाइगोट में, तो वेरिएशन तो आएगी ना। ओके, व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट वेरिएशन, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस used in plant and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable gene along with the desired gene। ठीक है, पहले हमने टर्म्स यूज करते थे हम हाइब्रिडाइजेशन। क्या करते थे, हमने टोल प्लांट को है ना क्रॉस करवाया शॉर्ट प्लांट से। फिर ऐसे समझ लो
हमने ऐसे प्लांट का क्रॉस करवाया जिसका वाटर रेजिस्टेंस काफी अच्छा है, जो कम वाटर में भी ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। और ऐसे प्लांट का क्रॉस करवाया जिसपे अच्छे फ्रूट आते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऐसा प्लांट चाहिए जो कि कम वाटर में भी ग्रो कर सके, और ऐसा प्लांट चाहिए जिसके अंदर फ्रूट अच्छे आते हैं। हमने क्रॉस करवा दिए। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, डिजायरेबल प्रोडक्ट के साथ, डिजायरेबल कैरेक्टर के साथ अनडिजायरेबल जीन्स या कैरेक्टर भी आ जाते हैं, ठीक है। उसी बात को ध्यान रखते हुए बायोटेक्नोलॉजी आई है। क्या आई है कि डिजायरेबल जीन को सेल से अलग करो, सेल्स के न्यूक्लियस से अलग करो और फिर उसे इंसर्ट करो ना। डिजायरेबल जीन को एक्सट्रैक्ट करो, कहां से, डीएनए से, और फिर उसको आप इंसर्ट करो। बातें समझ में आ रही है? द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर, ठीक है। हमें क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, ताकि हाइब्रिडाइजेशन जब करवाते हैं तब नॉन डिजायरेबल जीन यानी कि अवांछित जीन भी इंटर कर जाते हैं। उन्हीं बात को ध्यान रखते हुए हमें क्या बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। बताऊंगा क्या होता है। यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर, जीन क्लोनिंग यानी कि एक की कई सारी कॉपी बनाना, एक जीन की कई कॉपी बनाना जीन क्लोनिंग कहलाता है। और जीन ट्रांसफर, डिजायरेबल जीन को इंसर्ट करना ऑर्गेनिज्म के अंदर, जीन ट्रांसफर कहलाता है। Overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or set of desirable gene without introducing undesirable gene, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? डिजायरेबल जीन को अलग करो डीएनए से, उसे इंसर्ट कर दो, कहाँ पे, वेक्टर में, प्लाज्मिड में। वेक्टर ये व्हीकल जो कि क्या लेके जाएगा आपके डिजायरेबल जीन को, किसके अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। बताऊंगा आपको, रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको समझाया जाएगा। इधर देखो, ध्यान से देखो, जीन क्लोनिंग क्या होती है। एक जीन की कई सारी कॉपी बनाना जीन क्लोनिंग कहलाता है। आप देखोगे ध्यान से, आपके सामने ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए दिया गया है, डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन आपको पता है बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कह लो। जैसे प्लाज्मिड, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड वेक्टर भी होता है, वेक्टर कह लो या व्हीकल कह लो। व्हीकल क्यों कह लो सर, क्योंकि ये जीन को बिठा के ले जाता है, कहाँ ले जाता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर। इधर देखो, हमने क्या किया, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड किया, प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, कहां से, ई कोलाई से, ई कोलाई से अलग किया, ठीक है। और प्लाज्मिड की खासियत क्या होती है, स्टार मार्क लगाओ, सेल्फ रेप्लिकेट करता है और ये सर्कुलर डीएनए होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है। बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है। प्लाज्मिड, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल तो होता ही है बैक्टीरिया में, साथ ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड क्या काम करता है, डिजायरेबल जीन के साथ बाइंड होता है। इधर देखो, समझा रहा हूं। हमने क्या किया, बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को अलग किया, फिर हमने क्या किया, एनिमल सेल से डिजायरेबल जीन को अलग किया। मान लीजिए मेरी बॉडी के अंदर आपको ऐसी जीन डालनी है जो कि मेरी मसल्स को अच्छी ग्रोथ करवाए, बॉडी वॉडी बन जाए, एग्जाम्पल के लिए। तो मैंने क्या, हम क्या करेंगे, एनिमल्स के डीएनए से क्या निकालेंगे, डिजायरेबल जीन। जीन क्या होता है, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। डीएनए का पार्ट तो जीन है, वही तो एमआरएनए बनाता है, वही तो प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन क्या बनाते हैं, एंजाइम। और एंजाइम तो आपकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं। इधर देखो, हमने क्या किया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट किया, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया। फिर हमने क्या किया, डिजायरेबल जीन ऑफ इंटरेस्ट को डीएनए से अलग किया और उसको हमने इंसर्ट कर दिया, अटैच कर दिया, किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ। दिस इज प्लाज्मिड, ठीक है, एंड दिस इज डिजायरेबल जीन। आप देख रहे हो, दिस इज डिजायरेबल जीन। अब हमने क्या किया, प्लाज्मिड को कट किया। किससे कट किया, कैंची से नहीं, मॉलिक्यूलर कैंची। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक मॉलिक्यूलर सीजर होती है, जिसे कि कैंची।
एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटती है किसको, प्लाज्मिड को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काटती है, ठीक है, और यह बोथ स्ट्रैंड पे काटती है। क्वेश्चन आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट ऑन द बोथ स्ट्रैंड एट द स्पेसिफिक साइट। प्लाज्मिड को कट किया, अरे हमें क्या करना है, प्लाज्मिड और डिजायरेबल जीन को जोड़ना है, तो हमें क्या करना है, डिजायरेबल जीन को अलग करो। कहां से अलग करो, एनिमल सेल से अलग करो, ठीक है, एनिमल सेल से अलग करो, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल जिनकी मसल्स काफी मजबूत होती है, मुझे क्या करना है, मसल्स अच्छी बनानी है, मुझे मसल्स अच्छी बनानी है, तो मैंने क्या किया, ऐसे एनिमल से क्या अलग किया, डिजायरेबल जीन को अलग किया जो कि अच्छी मसल्स बनाती है, और मैंने प्लाज्मिड ले लिया बैक्टीरिया से। अब प्लाज्मिड और डिजायरेबल जीन को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, जीन को आप ऐसे फेंक के या इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर नहीं करवा सकते हो, जीन को इंजेक्शन के थ्रू मेरी ब्लड में नहीं डाल सकते हो, आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। आपको प्लाज्मिक, जिसे हम वेक्टर कहते हैं, व्हीकल कहते हैं, व्हीकल यानी कि गाड़ी, यह प्लाज्मिड यानी कि व्हीकल इस डिजायरेबल जीन नामक सवारी को बिठाकर लेकर जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। प्लाज्मिड के साथ कौन ऐड होगा, आपका डिजायरेबल जीन। अलग कर लिया हमने, और हमने क्या किया, कट लगाया। हमने कट लगाया क्यों, अरे काटोगे तभी तो जोड़ोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाया, यहाँ पे भी और वहां पे भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना है दोनों के लिए। क्यों, क्योंकि दोनों ही एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटते हैं। अगर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे नहीं काटेंगे तो जोड़ कैसे पाएंगे, हाँ कि ना। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट लगाया, इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, और फिर हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, ठीक है। T4 बैक्टीरियोफेज से लाइगेज एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। कहां से करते हैं, T4 बैक्टीरियोफेज से। T4 बैक्टीरियोफेज से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइगेज को। लाइगेज इज नोन एज ग्लू, मॉलिक्यूलर ग्लू। ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर ग्लू होता है जो कि एड करता है इस प्लाज्मिड और डिजायरेबल जीन को, जिससे आपका फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बनता है। रिकॉम्बिनेशन से ही रिकॉम्बिनेंट बना है। जब हमने प्लाज्मिड में डिजायरेबल जीन को ऐड किया तो क्या बना है, रिकॉम्बिनेंट, नया रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। इससे और इससे दोनों से क्या बना है, नया रिकॉम्बिनेंट बना है। बातें समझ में आ रही है, तो किस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट बना, इतनी बातें समझ में आई। आगे चलिए अब देखो, फिर एनसीईआरटी पे आ जाओ। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए। क्या आप जानते हो कि फेट यानी भाग्य क्या होगा, इस डीएनए के टुकड़े के साथ अब क्या होगा, इस डीएनए के टुकड़े के साथ अब क्या होगा, विच इज समहाउ ट्रांसफर इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यह कैसे न कैसे ट्रांसफर किया जाएगा एक एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर फॉरेन ऑर्गेनिज्म के अंदर। Most likely, this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cells of the organism, ठीक है। यह सिंगल पीस ऑफ डीएनए इसे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दोगे तो सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। सर आपकी बॉडी बनानी है मुझे, सर आपके अंदर इंजेक्ट कर देता हूं मैं फटाफट से डीएनए को, कुछ नहीं होगा। डीएनए को पहले प्लाज्मिड के साथ ऐड करना पड़ेगा। प्लाज्मिड क्यों, प्लाज्मिड की खासियत है सेल्फ रेप्लिकेटिंग कर सकता है, ठीक है, एज ए वेक्टर यूज करता है। बातें समझ में आ रही है। But when it gets integrated into the genome of the recipient, ठीक है, लेकिन जब यह रेसिपिएंट के जीनोम के साथ जुड़ जाता है, जब यह रेसिपिएंट के जीनोम के साथ जुड़ जाता है, तब यह अपनी कई सारी रेप्लिका बना पाता है, क्लोन बना पाता है। डायरेक्ट डीएनए अपनी कॉपी नहीं बना पाता है, लेकिन वह कॉपी कब बनाएगा, जब वह जीन ऑफ होस्ट के साथ, डीएनए ऑफ होस्ट के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एलियन पीस ऑफ डीएनए, दिस इज बिकॉज ऑफ द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। अब एलियन पीस ऑफ डीएनए जो कि हमने बाहर से इंसर्ट किया है, अब उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए का पार्ट बन चुका है, ठीक है। अच्छा बताओ, इधर सुनो, पता है वायरस कैसे काम करता है। वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है। वो वायरस हमारी बॉडी के सेल्स को कहता है कि भाई मेरे लिए क्या बनाओ, मेरे लिए प्रोटीन बनाओ, ठीक है। वायरस अपनी बॉडी के अंदर जाके वायरस की फैक्ट्री बना लेता है और अपनी बॉडी के अंदर कई सारे वायरस को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वह हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल्स के डीएनए के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। इन ए क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। इन ए क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
ठीक है। प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है। डीएनए के अंदर क्या होता है, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और इसी पर डिपेंड करता है कितनी कॉपी बनेगी। द नंबर ऑफ कॉपी डिपेंड ऑन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। ठीक है, therefore the multiplication of any alien species of DNA in an organism is need to be part of the chromosome, which has a specific sequence known as origin of replication. Thus an alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can also be called as cloning or making multiple identical copy of any template DNA. बातें समझ में आ रही है? सर हम डीएनए को डायरेक्ट इंसर्ट क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि देखिएगा, क्योंकि रेप्लिकेशन करने के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, यदि हम डीएनए को डायरेक्ट डाल देंगे ऑर्गेनिज्म में तो क्यों वह कॉपी नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसमें ओआरआई नहीं है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है। हम उसे अटैच करते हैं प्लाज्मिड के साथ, क्योंकि प्लाज्मिड में होती है क्या, ओआरआई साइट होती है, जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट होती है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और नंबर्स ऑफ कॉपी डिपेंड करती है ओआरआई पे। ओके, बातें समझ में आई? अब देखो इधर सुनो ध्यान से। अब हमने बना लिया रिकॉम्बिनेंट। अभी हमने रिकॉम्बिनेंट बनाया था ना डिजायरेबल जीन और प्लाज्मिड को कनेक्ट करके। अब हम उसका करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हम उसे ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कर दिया ट्रांसफर। इधर सुनो ध्यान से, ट्रांसफर कर दिया। अब वह ई कोलाई के अंदर कई सारी कॉपी बनाएगा, मल्टीपल कॉपी बनाएगा। क्या बनाएगा? मल्टीपल कॉपी बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड से जुड़ा हुआ है डिजायरेबल जीन, और प्लाज्मिड के पास ओआरआई साइड होती है, जो जहां मतलब रीजन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब कई सारी कॉपियां बनेगी। इधर देखो कई सारी कॉपियां बन रही है। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल कॉपी बन चुकी है। इतनी बात आपको समझ में आई है? ठीक है, और फिर हम डिफरेंट प्लेट पे रखकर ये देख सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। हम इस प्लेट को, इस कॉलोनी को, ई कोलाई की कॉलोनी को अलग अलग किस पे रख सके, अलग अलग प्लेट रख के हम देख सकते हैं रेप्लिकेशन हुआ है या नहीं। अब इधर देखो, लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? बताओ बताओ बताओ, सोचो। फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। कब बनाया था? 1972 में। अच्छा, कब बनाया था? 1972 में हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहेन ने फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था 1972 में। अच्छा, कैसे बनाया था बताओ? साल्मोनेला टाइफी से उन्होंने क्या लिया था? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से उन्होंने प्लाज्मिड लिया था। ठीक है, और उन्होंने डिजायरेबल जीन के साथ उन्हें इंसर्ट किया और उसे ई कोलाई के अंदर क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। इधर पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी ही सब कुछ है भाई, एनसीईआरटी ही सब कुछ है। जहां तक इस लाइन को पढ़ के प्रूफ ना कर दूं ना, मजा नहीं आता है ना। लेट अस नो focus on the first instant of the construction of artificial recombinant DNA molecule. The construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistant genes with a native plasmid. ठीक है, first recombinant DNA emerged from the possibility of linking of gene encoding for antibiotic resistant genes with a native plasmid. इधर सुनिएगा, हमने क्या किया? इधर सुनो, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया लिया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया लिया, वहां उससे प्लाज्मिड लिया। साल्मोनेला टाइफी, इधर सुनो, हमने क्या किया? इधर सुनो, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया लिया, इसमें दिस इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। उसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, एक तरफ हमने क्या लिया? एक तरफ हमने
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ली, क्या ली? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ली। दिस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। कहां से लोगे? ले लो जिसके पास एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस होता है। ऐसे सेल को उठा लो और उसे डीएनए को उठा लो और डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगा दो, मॉलिक्यूलर सीरीज से कट लगा दो और अलग कर लो। अब इधर देखो, इधर से लाया मैं, कौन लाया? इधर से लेके आया मैं आपके लिए प्लाज्मिड। इधर से हमने किसको अलग किया? प्लाज्मिड को, ठीक है। और इस प्लाज्मिड पे हमने कट लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीरीज से कट लगा दिए, ठीक है। और इधर से हम क्या लेके आए? इधर से हम क्या लेके आए? इधर से हम लेके आए डिजायरेबल जीन। क्या लेके आए? डिजायरेबल जीन, ठीक है। अब ये क्या बन गया आपका? रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट। अब इस रिकॉम्बिनेंट को हमने कहां पे इंसर्ट किया या कहां पे ट्रांसफॉर्मेशन करवाया इसका? ई कोलाई के अंदर। कहां पे करवाया? ई कोलाई के अंदर, ठीक है। कहां पे कराओगे? दिस इज ई कोलाई बैक्टीरिया। बातें समझ में आ रही है? दिस इज ई कोलाई जेनेटिक मटेरियल एंड दिस इज रिकॉम्बिनेंट। तो आपको पता है, नाउ दिस Escherichia coli bacteria will have ability to resist antibiotic, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन ई कोलाई। अब इस नॉर्मल ई कोलाई के अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसी जीन को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है जो कि एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्ट होती है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? आगे चलते हैं, ठीक है। विद अ नेटिव प्लाज्मिड ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड सर्कुलेट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अंडरलाइन, अंडरलाइन करो, अपनी एनसीईआरटी में भी करो। क्या करो? अंडरलाइन करो। क्या होता है प्लाज्मिड? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ साल्मोनेला टाइफी। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर accomplished this in 1972। फिर अंडरलाइन करो फटाफट। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने कब किया था? 1972 में। कब किया था? 1972 में। By isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from plasmid which was responsible for confirming antibiotic resistance. The cutting of DNA at a specific location become possible with the discovery of so-called restriction enzyme, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही कट करता है और बोथ स्ट्रैंड को कट करता है। यदि आपने डिजायरेबल जीन को अलग करने के लिए जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट किया है, डीएनए से जीन को अलग किया है, जीन क्या है? डीएनए का पार्ट है। तो हमने जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किया है वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप इधर यूज करोगे प्लाज्मिड में कट लगाने के लिए। The cut piece of DNA was then linked with the plasmid DNA। जब हमने कट पीस ऑफ डीएनए जैसे प्लाज्मिड को अलग किया, उसे हम डिजायरेबल जीन के साथ अटैच करेंगे। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर। अब यह प्लाज्मिड डीएनए एज ए वेक्टर, एज ए व्हीकल वर्क करता है, क्योंकि बिठा के ले जाता है। यह किसको बिठा के ले जाता है? डिजायरेबल जीन को ई कोलाई के अंदर। Transfer the piece of DNA attached to it. You probably know that mosquito act as insect vector to transfer the malaria parasite into human body। आप जानोगे कि जिस प्रकार से मॉस्किटो एज ए वेक्टर वर्क करता है, प्लाज्मोडियम को अपने ऊपर बिठा के या अपने लार में बिठा के कहाँ ले जाता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर। वेक्टर क्या होता है? वैसे ही आपका वेक्टर कौन होता है? प्लाज्मिड, क्योंकि डिजायरेबल जिनको उठा के ले जाता है। ओके, इन अ सेम वे, उसी तरीके से ए प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीसेस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। The linking of antibiotic resistant genes with the plasmid vector become possible with the enzyme DNA ligase। DNA ligase क्या होता है? DNA ligase क्या होता है? DNA ligase इसको हम मोलिकुलर ग्लू कहते हैं। किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से? DNA ligase को हम बोलते हैं मोलिकुलर ग्लू। क्या कहते हैं? मोलिकुलर ग्लू, जो कि करता है ना? ग्लू क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो वही ऐसे ही लाइगेज भी क्या करता है? ठीक है, मेरी बात सुनो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की इसे हम क्या करेंगे? कट लगाएंगे। देख लो एक बार अच्छे से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम कट लगाएंगे। ओके,
इधर देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम कट लगाएंगे, ठीक है, एट द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बोथ डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। और मेरी बात एक और सुनो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, कट करने में हेल्प करते हैं। इतनी बातें समझ में आई है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग टाइप के होते हैं, एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम न्यूक्लियस भी कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड पे कट लगाता है, एज कट लगाने वाला, प्रोटीन को काटने वाला प्रोटीएज, तो न्यूक्लियस एसिड को कट लगाने वाला, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियस भी कहलाते हैं। कितनी बातें समझ में आई। लाइगेज हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मिड एंड डिजायरेबल जीन। इतनी बातें आपको समझ में आई, इतनी बातें आपको समझ में आई, ठीक है, ओके। यहां तक कंप्लीट है, लाइगेज का भी बता दिया। अब आगे देखो, become possible with the enzyme DNA ligase which act on a cut DNA molecule and join their end, ठीक है। कहाँ पे कट लगाता है, इधर देखो, एक और बात सुनो, यहाँ आपके शुगर फास्फेट बॉन्ड पे कट लगाता है, किस पे, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। सर समझ में नहीं आया, अरे इधर देखो यार, शुगर फास्फेट बॉन्ड कैसे, इधर सुनो, शुगर फास्फेट बॉन्ड कैसे, ऐसे समझ लो, this is your sugar, this is your base and this is your phosphate, yes कि no। वैसे ही आप देखोगे, this is your sugar, this is your base, this is your phosphate, ठीक है। तो आप देखोगे ना, यह शुगर फास्फेट बॉन्ड के बीच में कट लगाता है, एक लंबी से स्ट्रैंड होती है ना, उसको कट लगाता है। इधर देखो, जब शुगर फास्फेट बॉन्ड को एक कट लगाएगा तो इससे आपकी इस प्रकार से जीन प्राप्त होगी। समझ में आ रही है, शुगर बेस फॉस्फेट या शुगर फास्फेट बॉन्ड के बीच में कट लगाता है, ठीक है, ये कट लगाया, बातें समझ में आ रही है। आगे चलें, और लाइगेज भी, हाँ एक और बात सुन लो, ये जो लाइगेज है ना, यह लाइगेज भी आपके शुगर फास्फेट बॉन्ड को ही जोड़ता है। चलिए आगे, this makes a new combination of circular autosomal replicating DNA creating in vitro is known as recombinant DNA. When this DNA is transferred into Escherichia coli, a bacteria closely related to Salmonella typhi, it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies. The ability to multiple copy of antibiotic resistant gene in E. coli was called cloning, ठीक है। इधर सुनो, अब हमने क्या कर दिया, इस प्लाज्मिड को इंसर्ट कर दिया हमने, कहाँ पे, एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर। अब इस प्लाज्मिड की क्या खासियत है, मल्टीपल कॉपी बनाने की खासियत होती है, सेल्फ डिपेंड, किसी पे निर्भर नहीं करता है, सेल्फ डिपेंड, इंडिपेंडेंट रहता है ये एस्चेरिचिया कोलाई से। ये क्या करता है, इसके अंदर ओआरआई होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, जहां से मल्टीपल कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसकी कई सारी मल्टीपल कॉपी बना लेता है, जिसे हम कहते हैं क्लोनिंग, फोटोकॉपी। आगे बात करें, अब देखो, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बेसिक एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए चलना पड़ता है, ठीक है। अभी तो आप किताबों में पढ़ रहे हैं, जब हम कॉलेज में थे तो हम एक्सपेरिमेंट करते थे, तो एक एक स्टेप को हम पढ़ते थे, समझते थे। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सेलेक्ट करोगे किसको, डिजायरेबल जीन को। सबसे पहले आप डिजायरेबल, एक प्रोसेस होती है किसकी, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस होती है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यू कैन हैज इन्फर दैट देयर आर 3 बेसिक स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, सबसे पहले आप डीएनए से डिजायरेबल जीन को अलग करोगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिकल डीएनए इनटू द होस्ट, फिर उस जो हमने डिजायरेबल जीन को अलग किया है ना, फिर उसे इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट के अंदर डालेंगे,
एंड थर्ड मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। 3 प्रोसेस होती है बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले सेलेक्ट करो हमें कौन सी जीन चाहिए, डीएनए में से उस जीन को सेलेक्ट करो, फिर उस जीन को एक्सट्रैक्ट करो होस्ट के अंदर, और फिर उस जीन का जो हमने इंसर्ट करी है, उस जीन का जो हमने इंसर्ट करी है होस्ट के अंदर, उस जीन का मेंटेनेंस करो और उसकी कई कॉपियां बनाओ, और उसी जीन का जहां तक ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं हो वहां तक वो पूरा अच्छी प्रोसेस नहीं होगी बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। प्रोसेस क्या होती है, डिजायरेबल जीन को सेलेक्ट करो, डिजायरेबल जीन को अलग करो, फिर इंसर्ट करो होस्ट के अंदर मेंटेन करके चलो उस डिजायरेबल जीन को, कई सारी कॉपियां बनाओ उसकी, और उस कॉपी को ट्रांसफर करो ऑफ स्प्रिंग के अंदर। यही तो सारी प्रोसेस है, ठीक है। हो गया फ्रेश। अब आ जाओ, देखो अब हम बात करेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए टेक्नोलॉजी में हम कौन से टूल्स यूज करते हैं? सर टूल्स मतलब औजार? हाँ औजार। कौन कौन से? मतलब हाथी पावड़ा नहीं, खेती पावड़ा नहीं, पावड़ा मतलब समझते हो ना, हल वल जोतने का नहीं। हम बात करेंगे कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज, प्लाज्मिड, कुछ ऐसे टर्म्स और टूल्स को समझने वाले हैं। Now we know from the foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tool. जब हमारे पास टूल्स होंगे तभी तो हम काम कर पाएंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेजेस, वेक्टर एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या है? टूल्स हैं। कौन कौन से? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करने में काम आता है, पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमराइजेशन कई सारी कॉपी बनाने में हेल्प करता है, लाइगेजेस मॉलिक्यूलर ग्लू जो कि जोड़ने का काम करता है प्लाज्मिड और डिजायरेबल जीन को, वेक्टर वर्क एज ए व्हीकल जो कि बताया मैंने आपको डिजायरेबल जीन के साथ जोड़कर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बता चुका हूं सारी बातें। अब इधर देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, यह बात मैं आपको बता चुका हूं। साल्मोनेला टाइफी लिया था, साल्मोनेला टाइफी से हमने एक्सट्रैक्ट किया था प्लाज्मिड को एज ए फैक्टर, फिर हमने ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स को इंक्लूड किया, ऐड किया किसके साथ? प्लाज्मिड के साथ, और हमने क्या बनाया? रिकॉम्बिनेंट बनाया। फिर हमने रिकॉम्बिनेंट को ट्रांसफर किया ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई के अंदर कई सारी इसकी कॉपियां बनाई जिसके अंदर भी क्या? कन्वर्ट इनटू ड्रग रेजिस्टेंट जीन। चलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? ध्यान से समझ लो, अच्छे से समझ लो, प्यार से समझ लो। प्यार से मतलब प्यार से, ठीक है। कहाँ कहाँ क्या क्या सोचते हो? इधर देखो इन द ईयर 1963 1963 में अर्बर नामक एक साइंटिस्ट ने अभिधारणा दी थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। 1963 में अर्बर नाम के एक साइंटिस्ट ने एक अभिधारणा दी थी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करके भी कोई चीज होती है। बोल दिया उन्होंने तो बोल दिया, ठीक है। लेकिन 1970 में नेथन और स्मिथ ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया जिसका नाम था HindII, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा कौन सा? फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज HindII, जो कि एक स्पेसिफिक 6 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की रिंग पर काटता है, 6 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के स्ट्रैंड पर कट करता है। HindII 2 क्या है? इसका डिस्कवरी के बेस पे, ठीक है। बताऊंगा आगे, इनका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब बताऊंगा। फिर से सुन लो, 1963 में कौन आया? अर्बर आया, जिसने प्रोस्टिट्यूट दिया था, ठीक है, अभिधारणा दी थी, प्रोस्टिट्यूट दिया था, अभिधारणा दी थी क्या? कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करके कोई चीज होती है। लेकिन 1970 में नेथन और स्मिथ ने क्या किया? फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी की जिसका नाम था HindII। इसीलिए 1978 में नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्बर को, नेथन को, स्मिथ को। कंफ्यूज मत होना, इधर देख लो एक और बार। 1963 आएगा, किसके पास जाओगे? अब जाओगे 1963 में अर्बर के पास, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्बर ने क्या दी थी? प्रोस्टिट्यूट या अभिधारणा, प्रोस्टिट्यूट, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे देखो, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस
endonuclease was HindII, whose functioning depended on the specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later. It was found that HindII always cut DNA molecule at particular point by recognizing a specific sequence. ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया कहीं से भी काट दिया, नहीं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही ये कट लगाता है। बातें समझ में आ रही है? एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होती है उसी पे ही ये कट लगाता है। न्यूक्लियोटाइड 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 डीएनए। It was found that HindII always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट को पहचानता है, क्लोनिंग साइट भी जिसे हम कहते हैं उसे पहचानता है। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। ठीक है, यहाँ से PYQ आया है, क्वेश्चन आया है ना। 6 बेस पेयर की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे ही कट करता है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। रिकॉग्नाइजेशन या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइजेशन साइट को पहचानता है। अच्छा, वो जाता है पहले, अच्छा ये रही मेरी सीक्वेंस, मुझे यहाँ पे कट लगाना है, कट फिर काटता है वो। ठीक है, समझ में आ रही है? पहले वो रिकॉग्नाइज करता है कि मुझे कहाँ कट करना है, ये डीएनए तो काफी बड़ा है, किस सीक्वेंस पे मुझे कट करना है। उसके लिए इस पर रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस को पहले पढ़ता है, पहचानता है फॉर HindII। ठीक है, 6 बेस पेयर की रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होती है। Besides HindII, today we know more than 900 restriction enzyme। अगर हम बात करें besides HindII के अलावा हमने 900 restriction enzyme को डिस्कवर कर लिया है। कितने? 900 restriction enzyme को डिस्कवर कर लिया है from the 230 strain। ठीक है, 230 स्ट्रेन से हमने 230 स्ट्रेन से हमने 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अलग कर लिया है। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। इधर सुनो, अब देखो, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम की बात करेंगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नॉमेनक्लेचर की। यहाँ पे आ जाओ, नॉमेनक्लेचर। मेरी बात सुनो, HindII का नाम HindII क्यों रखा? मुकेश, राकेश, गणेश क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा। इधर देखो, HindII पहला नाम जीनस के नाम से आता है। ठीक है, जो इसका जीनस होता है ना, हीमोफिलस। ठीक है, सेकंड के 2 लेटर इसके स्पीसीज को बताती है, ये किस स्पीसीज से डिपेंड करता है, किस स्पीसीज से बिलोंग करता है। ठीक है, आगे बात करो। डी क्या है इसका? स्ट्रेन, इसके स्ट्रेन को शो करता है। एंड सेकंड क्या है? सेकंड ये बताता है इसका सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, है ना, डिस्कवरी के सीक्वेंस को। बातें समझ में आई? ठीक है, ओके। वैसे हम ई कोलाई फर्स्ट की बात करेंगे। इश्चिराई क्या है? इसके जीनस को डिपेंड शो करेगा। सीओ क्या है? इसके स्पीसीज को डिपेंड करेगा। ई कोलाई, ठीक है। इको आर क्या करेगा? आर इसे स्ट्रेन को शो करेगा। देख लो इधर, इको R1। ई इसके जीनस को, इश्चिराई। सीओ इसके स्पीसीज को शो करेगा। आर इसके स्ट्रेन्स को। एंड फर्स्ट सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। ये रोमन नंबर में जो 1 लिखा है ना, ये किसको शो करेगा? सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। फिर से इधर आ जाओ, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम comes from the genus and the second 2 letter come from the species of the prokaryotic cells. The prokaryotic cells from which they were isolated, eco R1 comes from the Escherichia coli. R1 इसका क्या है? R1 क्या है? इसका strain। and 30 इसका क्या है? R1, ठीक है। In eco R1 the letter R is derived from the name of strain. Roman number following the name indicated the order in which the enzyme were isolated from that strand of bacteria. ठीक है, क्या? Order in which the enzyme were isolated from that strand of bacteria.
ठीक है, क्या है, ऑर्डर इन विच it is isolated from the strain of बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के स्ट्रेन से किस ऑर्डर में इसको आइसोलेटेड किया गया, वह यह रोमन नंबर उस बात का इंडिकेट करता है। आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया ओके, चले, यही बातें यहां तक की गई है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, एक लार्जर क्लास होती है एंजाइम की, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं। न्यूक्लियस क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, न्यूक्लियस की क्लास से बिलोंग करता है, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड को कट करता है। प्रोटीएज प्रोटीन को कट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को कट करता है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड ही है। दिस आर ऑफ टू काइंड, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। टू टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक्सोन्यूक्लियस जो कि कट करता है एक्सियल पार्ट पे, इधर सुनो, ठीक है, मान लीजिए डीएनए, ठीक है, मान लो, अब देखो एक्सोन्यूक्लियस कट लगाएगा आउटर पार्ट पे, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस कट लगाएगा एक्सियल पार्ट पे, है ना, डीएनए स्ट्रैंड के आउटसाइड में। और हम बात करते हैं एंडोन्यूक्लियस कट लगाता है इनर साइड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, एंड एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस एंड ऑफ द डीएनए पे कट लगाता है, वेयर एंडोन्यूक्लियस में कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, वह एंड ऑफ द डीएनए और यह विद इन द डीएनए। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन कैसे वर्क करता है, वह इंस्पेक्ट करता है लेंथ ऑफ डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, मुझे कहाँ पे कट लगाना है, वह इंस्पेक्ट करता है, लेंथ ऑफ डीएनए को पढ़ता है, ठीक है। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, इंस्पेक्ट करता है लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। वंस इट फाइंड इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट, वो देख लेता है, अच्छा एजीजी से मान लो इश्चेरिया कोलाई है, इस इश्चेरिया कोलाई का रेस्ट्रिक्शन, इश्चेरिया कोलाई फर्स्ट का EcoR1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। अब वह देखेगा GAA-TTC, जैसे उसे GAA-TTC न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस दिखेगी, वह कट लगा देगा, ठीक है। वह देख रहा है GAA-TTC, जैसे उसे GAA-TTC दिखा ना, वह कट लगा देगा। Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the DNA, ठीक है, will bind to the DNA and cut each of the DNA two strand, दोनों स्ट्रैंड को कट लगाएगा। ये जो लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं ना, क्वेश्चन बने हैं यहाँ से, बात समझ लो, क्वेश्चन बने हैं, बोथ स्ट्रैंड पे कट लगाएगा of the double helix at a specific point in their sugar phosphate bond, ठीक है, ये बात बता चुका हूँ, सुगर फास्फेट बैकबोन को कट करता है। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे क्या करता है, रिकॉग्नाइजेशन साइट को पहचानता है। जिससे मान लीजिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, देखिएगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है, टाइड सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वह सीक्वेंस होती है जो कि दोनों तरफ से पढ़ने पे सेम जैसी पढ़ी जाती है। जैसे कि बात करें मलयालम, मलयालम दोनों तरफ से पढ़ने पे समान दिखी जाती है, ठीक है, बातें समझ में आ रही है। इसे कहते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब सुनिएगा, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करते हैं, ठीक है,
स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करते हैं। ओके, अब देखो, अब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात करते हैं। इधर सुनो, एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे एक्शन करता है? द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट। ठीक है, हम बात करते हैं, यह किसके बारे में दिखाया हुआ है? इको R1। ठीक है, यह बातें इको R1 के रिगार्डिंग की गई है और यह बातें आपके इको R5 या इसे हम HindII कहते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग की गई है कि यह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस प्रकार से वर्क करता है और यह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस प्रकार से वर्क करता है। इधर देखो, दिस इज डीएनए, दिस इज डीएनए। अब देखोगे ग्वानिन साइटोसिन, प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन होता है। ठीक है, बातें समझना आप, प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन होता है। अब देखो, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, एडेनिन के सामने थायमिन, एडेनिन के सामने थायमिन। अब यह क्या करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा। किसके बीच में कट करता है? इधर देखो, यह हमेशा ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाता है। ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाता है। तो जब ये कट लगाएगा ना, इधर देखो, तो यह वाला पूरा पार्ट अलग हो जाएगा। इधर देखो, जब इसने कट लगाया तो ग्वानिन के नीचे साइटोसिन, फिर थायमिन, थायमिन एडेनिन, ग्वानिन, पूरा यह पार्ट कट हो गया। अरे ये इधर देख लो यार, आराम से देख लो, ये वाला पार्ट पूरा उड़ गया। देखो, जो मैंने ये पर्पल फिरोजी कलर में पार्ट बनाया है वह उड़ जाएगा। ठीक है, इससे आपके स्टिकी एंड बन जाएंगे। ठीक है, स्टिकी एंड, समझ में आ रही है बातें? इको R1 किसी भी सीक्वेंस के एक्सो पार्ट पर कट करता है, जो कि ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाता है, उसी वजह से स्टिकी एंड बनते हैं। जबकि बात करें इको R5 की बात करें, ठीक है, या HindII की बात करें, तो वह कहाँ कट करते हैं? वह है ना मिडिल से कट लगाते हैं, मिडिल में कट लगाते हैं। और जब मिडिल में कट लगाएंगे तो उससे आपके क्या कौन से एंड बनते हैं? ब्लंट एंड बनते हैं। कैसे एंड बनते हैं? ब्लंट एंड। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। अच्छा, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से देखो। अभी तो यहाँ पे इस स्लाइड में हमें सिर्फ इको R1 के बारे में बताया हुआ है। इको R1 का रिकॉग्नाइजेशन साइट बोलो। इको RNA कहाँ पे काटता है? इधर सुनो, GAATTC। ठीक है, 5 एंड टू 3 एंड, ठीक है, एंड 3 एंड टू 5 एंड। इस रिकॉग्नाइजेशन साइट पे यह कट करता है। कहाँ पे? ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाता है। ग्वानिन और एडेनिन के बीच में जब कट लगाएगा तो आपके देखो, आराम से देखो, 5 to 3 एंड, 3 एंड टू 5 एंड, क्या रह जाएगा? इधर देखो, ठीक है, कट लगा दिया तो देखिएगा GCTTA। यह स्टिकी एंड बन गए। ठीक है, स्टिकी एंड बन गए। अब वैसे ही दिस इज वेक्टर डीएनए, हमने वेक्टर डीएनए पे कट लगा दिया। कहाँ पे कट लगाया? ग्वानिन और एडेनिन के बीच में। वैसे ही हम फॉरेन डीएनए में कट लगाएंगे, फॉरेन डीएनए में वैसे ही ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाएंगे। इधर देखो, ये कट लगाया, इधर G और A के बीच में, ठीक, कट लगाया G और A के बीच में, देखो आराम से। तो बच्चों, जब आप G और A के बीच में कट लगाओगे ना, ध्यान से देखो, तो इससे भी स्टिकी एंड बन जाएंगे, इससे भी स्टिकी एंड आपके बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? स्टिकी एंड। और जब ये स्टिकी एंड बन गए, इधर भी देखो स्टिकी एंड, उधर भी स्टिकी एंड, तब यह स्टिकी एंड इस स्टिकी एंड के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा और इससे आपके डबल स्ट्रैंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। बातें समझ में आ रही है? वेक्टर डीएनए को भी हमने इको R1 से कट किया। ठीक है, वेक्टर डीएनए को भी हमने किससे कट किया? सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। और हमने उसको भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट किया, फॉरेन डीएनए को। फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को हमको जोड़ना है, तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया तो स्टिकी एंड बन गए। ठीक है, स्टिकी एंड बन गए। क्या बन गए? स्टिकी एंड बन गए। अब स्टिकी एंड को जोड़ना है हमें। ठीक है, स्टिकी एंड को जोड़ना है, इधर भी स्टिकी एंड, इधर भी स्टिकी एंड। इन स्टिकी एंड को हमने न्यूक्लियस से जोड़ दिया। डीएनए फ्रेगमेंट जॉइंट एट स्टिकी एंड जुड़ गए और रिकॉम्बिनेंट बन गया। ओके, चलिए, ठीक है।
आगे बात करते हैं। डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोमिक आर? ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में आगे बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं? These are the group of letters that form the same word when read both forward and backward. ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो दोनों तरफ से सेम पढ़े जाते हैं, जैसे कि मलयालम। ठीक है, as against a word palindromic where the same word is read in both directions, the palindrome is DNA sequence of base pair that reads same on the two strand where orientation reading is kept the same. For example, the following sequence read the same on the two strand. 5 to 3 end पढ़ोगे तो भी सेम होगा. This is also true if read in 3 to 5 डायरेक्शन. ठीक है, इको R1 की रेस्ट्रिक्शन साइड देखिएगा, GAA TCC गार्ड CTA. ठीक है, जब आप इधर से पढ़ोगे तो आप देखोगे GAA TTC पढ़ पाएंगे 5 and to 3 end, और जब आप 5 and to 3 end पढ़ोगे तो फिर उसे GAA TTC पढ़ पाएंगे. इससे कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. ठीक है, सेम एंड से पढ़ने पर सेम पढ़े जाते हैं तो उन्हें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं. ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर. लाइन आई है ये वाली लाइन एग्जाम में. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से लिटिल अवे कट करते हैं. Restriction enzyme cut the strand of DNA a little away from the center of the palindromic sequence. Palindromic sequence का sequence से little away cut करते हैं. But between the same two bases on the opposite strand, लेकिन same basis पे cut करते हैं. ठीक है, but between the same two bases on the opposite strand. ठीक है, जैसे कि इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाता है ना, तो वैसे ही वह इस स्ट्रैंड में भी ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाएगा, इसीलिए तो स्टिकी एंड बने हैं. ओके, बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एट द एंड. देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस. ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस को क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड. On each strand, these are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut. ठीक है, एक दूसरे के complementary cut presence होते हैं. हमने होस्ट के डीएनए में कट लगाया, हमने वेक्टर के डीएनए में कट लगाया, यानी कि फॉरेन डीएनए में कट लगाया, वेक्टर के डीएनए में कट लगाया. तो बच्चों कट लगाया ना जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने इसको भी कट किया, इसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने इसको कट किया, तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री बेस एक दूसरे से जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से. ठीक है, इसका स्टिकी एंड और इसका स्टिकी एंड, फॉरेन का और वेक्टर का स्टिकी एंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस आपस में जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से. बॉन्ड विथ देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट. दिस स्टिकनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज. पता है डीएनए लाइगेज हेल्प कराएगा. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस से जुड़ते हैं. ठीक है, अरे किससे जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस. लेकिन लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू हेल्प करता है जोड़ने में. ओके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म recombinant molecule of DNA which are composed of DNA from different sources. When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment have the same kind of sticky end and this can be joined together by ligase enzyme. सारी वही की वही बातें हैं. इधर देखो, एक और बार देख लो. फॉरेन डीएनए है, हाँ सर है. वेक्टर डीएनए है, हाँ सर है. कट करो, किससे कट करो? सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करो, उसको भी सेम से ही कट करो. सेम से कट करने के बाद दोनों को जोड़ दो. किससे जोड़ दो? लाइगेज से. जोड़ दिया, जोड़ दो और फिर ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसफॉर्मेशन कर दो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इकोलाई के अंदर या किसी बैक्टीरिया के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर दो. इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. कर दिया ट्रांसफर. अब देखो ये सेल डिवाइड होगी. अब यह पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड हो चुकी है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेंट डीएनए का भी डिवाइडेशन हो गया है. इसे तो कहते हैं बायो प्रोसेसिंग. ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल रिकॉम्बिनेशन जो बना है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है डॉटर सेल्स के अंदर. कहाँ हो चुका है? डॉटर सेल्स के अंदर. यानी कि आप कह सकते हो
कि अब प्रॉपर आपका रिकॉम्बिनेशन का ट्रांसफर हो चुका है। हाँ सर कह सकते हैं। जो यहाँ पे चेंजेस आया वह अब डॉटर सेल में जा चुके हैं। ओके, यही बातें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताई गई है। You may have realized that normally unless one cut the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. यदि दोनों सेम एंजाइम से नहीं काटे गए तो मोलिकुलर कैन नॉट बी, है ना, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर नहीं बना सकते हैं हम, रिकॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। This fragment can be separated by a technique known as gel electrophoresis. Since DNA fragments are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move. अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अरे यस की नो, यह पूरी बात कौन सी आ गई है? इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। अभी तक तो हमने क्या किया? रिकॉम्बिनेशन बना दिया। क्या बना दिया? रिकॉम्बिनेशन बना दिया। अब हम जानेंगे कि जो हम डिजायरेबल जीन को अलग करते हैं ना, हम क्या करते हैं? डीएनए को पीस को अलग करते हैं। इधर सुन लो एक बार, इधर देखो, हमने क्या किया? डीएनए को पीस को अलग किया, डीएनए का फ्रेगमेंट बनाए, उसमें से हमने डिजायरेबल जीन को चूज किया। वो डिजायरेबल जीन की कई सारी कॉपियां बनाई। हमने क्या किया? डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, सेल से अलग किया। अलग करने के बाद हमने उस डीएनए की कई सारी, डीएनए से हमने जीन को अलग किया, डिजायरेबल जीन को अलग किया, फिर हमने उसकी कई सारी कॉपियां बनाई। अब किस प्रकार से चूज करोगे? उसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज करते हैं। डिजायरेबल जीन का यूज कैसे करते हैं? हम चूज कैसे करते हैं? हम डीएनए फ्रेगमेंट को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू डिजायरेबल जीन की चूज करते हैं, और फिर उसकी पीसीआर के थ्रू, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू मल्टीपल कॉपी बनाते हैं, ठीक है। अब बार बार आपको रिकॉम्बिनेंट बनाना है, तो अब क्या बार बार रिकॉम्बिनेंट बनाना है तो अब बार बार कट लगाओगे क्या? कि अच्छा कट लगाओ, डिजायरेबल जीन को निकालो? नहीं, एक बार फ्रेगमेंट को अलग करो, फ्रेगमेंट से डिजायरेबल जीन को अलग करो, और उस डिजायरेबल जीन की मल्टीपल कॉपी बना दो ना यार। बार बार कट लगाने बैठे हुए क्या? नहीं। तो उस डिजायरेबल जीन की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए पीसीआर बनाते हैं। और डिजायरेबल जीन को चूज कैसे करते हैं हम? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। कल इसके बारे में आगे बात करेंगे। कल हम बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, ठीक है। ओके बच्चों, अभी तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा? दिस ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग लेक्चर। इसी प्रकार से लेक्चर को पढ़िए। अभी भी आपको कोई डाउट हो, ये तो कुछ नहीं है बच्चों, मैं आपके माइंड में बिल्कुल सेट कर दूंगा, आपकी ब्रेन की लाइब्रेरी में एक एक एग्जाम्पल सेट कर दूंगा, ठीक है। और यह जो लेक्चर है ना बच्चों, लेकिन मानिए एनालिसिस करके ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जितना ठोक के बोल रहा हूँ ना कि एग्जाम में लाइन आ चुकी है, मतलब आ चुकी है, उसी के बेस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।